हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से DSSB के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। ठीक है, साइंस के हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, फिर दूसरे भी करेंगे। साइंस के कर लो पहले। तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या आया हुआ है, ये मेल पार्ट वाला है, आपका मेल कैंडिडेट्स का है ये पेपर। सोल्ड है, आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, ये आपने बतानी है। इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ, तो इट इज सेड टू बी मूविंग। क्या इसको मूविंग बोल सकते हैं? यही तो होता है ना कि जब बॉडी पोजीशन चेंज कर रही हो टाइम के साथ, तभी तो हम उसको मूविंग बोल सकते हैं। अगर एक टाइम के बाद देखें, हम 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद देखें, बॉडी वहीं की वही है, तो हम उसको मूवमेंट नहीं बोलते, तो वो मूव नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है। क्लियर, फर्स्ट वाली करेक्ट है। सेकेंड वाली देखो, नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, ये भी ठीक है। कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती। जब तक देखो कोई रेस्ट में है, कोई मूव कर रहा है, देखो सपोज करो, तो आपको क्या लगेगा कि ट्री ट्री की पोजीशन देखो फिक्स है आपके हिसाब से, है ना। पर जब आप मूव कर रहे होते हो तो आपको वो मूव करता हुआ दिखता है किसी की रिस्पेक्ट में। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो तो आपको ऐसे लगेगा कि वो मूव कर रहा है ना। तो वो कोई भी चीज़ ना एक्चुअली फिक्स नहीं होती, एक्चुअली रेस्ट में या एक्चुअली मोशन में नहीं होती। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ले सकते हो। ये आपका एक्सप्लेन भी किया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, किसी ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट पे बोल सकते हो if the position of body remains the same with respect to reference point, अगर पोजीशन सेम रहे रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, जिस पॉइंट से उसको देखा जा रहा है उस पॉइंट के हिसाब से वो वहीं पे ही है, तो वो बॉडी रेस्ट पे है। बट ए बॉडी में बी रेस्ट एट रेफरेंस पॉइंट एंड एट द सेम टाइम इट मे बी इन मोशन, किसी और के वे में। जैसे कोई किसी को लग रहा है कि वो मूव कर रहा है, किसी को लग रहा है कि वो पोजीशन रेस्ट पे है, तो मतलब एक ही चीज़ आपको रेस्ट पे भी दिख सकती है, मोशन में भी दिख सकती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if a particle travels a distance s in time t1 to t2, the average speed will be, एवरेज स्पीड क्या होगी? देखो, t1 से t2 टाइम तक कोई चीज़, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, तो क्या होगा? इसका टाइम कितना हो गया? t1 से t2, t2 माइनस t1 कर दोगे, ये इसका टाइम निकल जाएगा ना। t2 माइनस t1 करने से इसका टाइम निकल जाएगा, सॉरी t2 माइनस t1। ठीक है, ये टाइम हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे t1 आना चाहिए। क्लियर, उसके बाद देखो, ये तो उसका टाइम हो गया। वैसे एवरेज स्पीड होती क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है। डिस्टेंस उसने कितना बोला है? एस, और टाइम कितना हो गया? t2 माइनस t1, एस अपॉन t2 माइनस t1, ये उसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ है। ए बॉल इज थ्रोन अप एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इफ जी, ग्रेविटी इसकी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपने 10 मीटर लेनी है, उसने बोला हुआ है 9.8 भी होती है वैसे। देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट द बॉल विल रीच, आपने मैक्सिमम हाइट बतानी है कि कितनी हाइट तक बॉल पहुंचेगी। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, देखो ये कैसे सोल्व करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में से हम एक ये इक्वेशन उठा लेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ऑलमोस्ट यही इक्वेशन लेना आप, तो आप इसको रिमाइंड में रख लो कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, या फिर ये ले सकते हो, उस 2gh को उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, ये भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसने दिया क्या था अपने को, ए बॉल इज थ्रोन अप विद, ऊपर फेंकी है ना बॉल, तो ऊपर फेंकने की बजाय, मतलब जब हमने फेंकी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, और जब फाइनल वेलोसिटी है ऊपर जाके, आपको पता है स्पीड फाइनल होती है तो कुछ नहीं होती है, 0 होती है। तो जी आपको 10 दे रखा है, तो मैक्सिमम हाइट बतानी है आपने। ठीक है, तो ये देख लो इसका फॉर्मूला। वैसे भी आप इसका फॉर्मूला याद रखना चाहो ना एच का, तो ये होता है यू स्क्वायर बाय 2g। ये फॉर्मूला याद रख लेना, उससे इजीली निकल जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक लगाना वहाँ पे, ऐसे सोल्व करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, तो हाइट आपने ली है, तो मैंने आपको भी बोला ना, फाइनल पॉइंट पे जब ऊपर पहुंचती है कोई चीज़, ऐसे बॉडी ऊपर पहुंची यहाँ पे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 2 दे रखी है आपको, 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी u ले ली, जी आपको 10 दे रखा है, v आपको कितना दे रखा है? v फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो ये आपने पुट कर दिया, तो ये आपकी यहाँ से भी निकल जाएगी 20h। यहाँ से आपको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 20h इज इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ पे आपने g को माइनस लेना है, क्यों लेना है? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, g वैसे नीचे की तरफ लगता है ना, और ऑब्जेक्ट आपका पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो आप उसको लोगे माइनस का g।
ठीक है, ग्रेविटी को माइनस कर लोगे, माइनस का 10 लिया इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया, यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्लियर, माइनस का 20 इंटू एच, तो ये हो जाएगा आपका सॉरी ये, हाँ ठीक है आपने पहले ही इसको माइनस कर दिया ना, वी स्क्वायर माइनस, 1 सेकेंड रुको जरा, ये था ना आपके पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये होता है ना, इसमें आपने क्या लगा रखा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का ही रहेगा ना 2gh, तो इन्होंने पहले ही इसमें माइनस का कर दिया इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन थी, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये माइनस पहले ही है, इसने पहले ही ले लिया, तो मैंने आपको बताया कि ये माइनस यहाँ पे लेना होता है जब ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही हो और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो यहाँ पे माइनस लेना है। ठीक है, तो ये माइनस में इन्होंने पहले ही कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया आपका 4 माइनस 20h इधर आ गया, तो 4 इधर ही रहने दिया, तो ये h की वैल्यू कितनी आ गई 4/20। अब देखो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उससे करते तो आपका सीधा हो जाता, उससे क्या होता है यू स्क्वायर बाय 2g, ये बताया ना मैंने आपको, फॉर्मूला ट्रिक वाला लगाना आप ज़्यादा इजी रहेगा, तो उससे h निकालने के लिए, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाय 2g, तो यू स्क्वायर यू कितना था आपका 2 का स्क्वायर बाय 2g, 2 इंटू 10, तो 4/20 आ गया ना, यही तो आ रहा है। ठीक है, क्लियर, आगे देखो, projectile motion is an example of motion in a plane with dash acceleration। projectile motion जो होता है उसमें acceleration क्या होती है आपने ये बताना है, acceleration क्या होती है। अब देखो, projectile motion is a type of motion in which an object is thrown at certain angle, एक एंगल पे फेंका ना, यहाँ से देखो ये एंगल से फेंका इसको, ठीक है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड बॉडी कवर्स द कर्व्ड पाथ, ये कर्व्ड पाथ कवर करती है बॉडी, तो इसको हॉरिजॉन्टल मोशन बोल देते हैं। अंडर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगता रहता है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, देखो जब इसमें ये होता है इधर की तरफ, ये क्या होता है यू कोस थीटा, और ये हो गया आपका, अगर आप देखो इधर फेंका, यहाँ पे थीटा लोगे तो यहाँ पे थीटा के हिसाब से ये आपका हो गया यू, और जब आप इसके कंपोनेंट्स में तोड़ोगे इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी यू एक्स की वैल्यू यू कोस थीटा, इसकी आ जाएगी यू साइन थीटा, थीटा की तरफ कोस थीटा बनता होता है ना, और बिना थीटा की तरफ जो बनता है यू साइन थीटा बनता होता है, तो ये वाली हो जाएगी आपकी यू साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे फेंका, ठीक है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा इधर आ जाएगा, ये यू वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे थीटा ऐसे बन रहा है, तो यहाँ पे ये u है, ये आ जाएगा माइनस नीचे की डायरेक्शन में ना, माइनस का u साइन थीटा, और इधर आ जाएगा u कोस थीटा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाली क्या रह रही है, हमेशा कांस्टेंट रह रही है, तो अगर कांस्टेंट रह रही है तो क्या हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगी ना, तो यही उसने पूछा हुआ था कि इसमें कांस्टेंट रहेगी क्या रहेगी, तो आपने बताना एक्सेलरेशन कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर, वैसे भी आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन में जो सर्टेन एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल बॉडी जब भी कवर करती है कोई पाथ, तो वो जो उसकी एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी कवर करती है तो कांस्टेंट रहती है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ फोर्सेज इन नेचर, इसमें से कौन से जो है नेचर में फोर्सेज के टाइप हैं, ग्रेविटेशनल भी होता है फोर्स तो है ना नेचर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, तो ये सारे ही आ जाएंगे आपके। क्लियर, 1 2 3 4 सारे ही हैं। ठीक है, तो ये फोर्सेस आपके कौन कौन से होते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। क्लियर, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किन्हीं भी दो यूनिवर्स के दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग सकता है, ये आपको पता भी होगा। इसका फॉर्मूला होता है Gm1m2/r², दो मासेस का प्रोडक्ट बाय में r²। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस, और g जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, Gm1m2/r²। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ये लार्ज डिस्टेंसेस पे एक्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है लार्ज डिस्टेंसेस पे एक्ट करता है, एंड डज नॉट नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम, इनको भी किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, दो मैग्नेट्स के बीच में लगा के देखा होगा ना फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बाइंड करके रखता है दोनों को न्यूक्लियस के अंदर, उसको बोलते हैं। ठीक है, 10⁻⁻15 होता है ये।
आगे देखो, वीक न्यूक्लियर फोर्स कौन सा होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस, बीटा डीके वगैरह में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन हमने आज लिए हैं। डेली हम आपके इसके 5-5 क्वेश्चन लेंगे। थोड़े टाइम बाद आपको फिर से वीडियो मिल जाएगी, दिन में आपको कंप्लीट आई थिंक ये पूरा पेपर डाल दिया जाएगा आपका। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।